पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। जैसा हमने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था, व्हाट आर द म्यूचुअल राइट्स एंड देयर ड्यूटीज। पार्टनर का बाकी सारे पार्टनर्स के साथ क्या रिलेशन है, पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के साथ क्या रिलेशन है, इसको हमने पढ़ा था म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। वो हम पढ़ने वाले हैं, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। ओके, सो whenever an LLP is incorporated, we now very well know that incorporation is a legal process. So through a legal process, an LLP comes into existence, and whosoever subscribed it oneself's own name to the incorporation document, जिसने भी अपना नाम incorporation document में लिखा होगा, ओके, उसको पार्टनर माना जाएगा. सो दे आर पार्टनर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड एनी अदर पर्सन मे बिकम अ पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद LLP अग्रीमेंट. तो जैसा हर एक पार्टनरशिप डीड में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं, वैसा ही LLP अग्रीमेंट में भी कोई नया पार्टनर आएगा, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जाएगा, उसकी डेथ होगी, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा, उसके लिए भी प्रोविजन होंगे. ओके, हु कैन बिकम अ पार्टनर? जिसका नाम LLP अग्रीमेंट या जिसने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के वक्त अपना सब्सक्राइब किया था, दूसरा कोई पर्सन भी पार्टनर बन सकता है इन अकॉर्डेंस विथ LLP अग्रीमेंट. ओके, नेक्स्ट सेक्शन, प्लीज रीड केयरफुली. सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दिस एक्ट का मतलब, अगर इस एक्ट में कुछ मेंशन्ड है इन रिलेशन टू रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, इफ एक्ट सेज समथिंग यू हैव टू फॉलो एक्ट. एक्ट में कुछ लिखा हुआ है तो एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा. एक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो if it is not mentioned in the act, then it will be governed according to the LLP agreement. Please be careful. If act says something about the rights and duties of partners, then you will have to follow accordingly. If there is no provision in the act, act में कोई provision नहीं है, तो आपने जो LLP अग्रीमेंट बनाया है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को गवर्न किया जाएगा. तो इसमें लिखा क्या होगा, व्हाट विल बी रिटर्न इन द सेम. ओके, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना. म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ LLP एंड द पार्टनर्स मीन्स अमंग द पार्टनर्स, and between LLP and partners. पार्टनर्स का अपने आप में क्या रिलेशन होगा, एक चीज, और पार्टनर्स और LLP का क्या रिलेशन होगा, वो दूसरा. ओके, यू हैव टू बी वेरी क्लियर. इफ एनीथिंग इन रिलेशन टू पार्टनर्स, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स इज मेंशन्ड, देन यू हैव टू फॉलो द एक्ट. अगर एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, देन इट मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू LLP एग्रीमेंट. इसमें कौन से रिलेशंस के बारे में बात की जाएगी? सो व्हाट विल बी द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स एंड व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन LLP एंड द पार्टनर्स. ओके, नंबर 2, दैट इज सबसेक्शन 2. इफ एनी चेंज इज मेड, ओके, अगर LLP एग्रीमेंट में या उसमें कोई भी चेंज आता है कोई भी रीजन की वजह से, देन यू विल हैव टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार इन अ गिवन फॉर्म
along with fees, ये तो हमेशा से नेसेसरी है ऐसा समझने का। आपके रजिस्टर्ड एलएलपी में कोई भी चेंज आया, whatever or however small the change may be, ओके, पार्टनर्स का रेशियो चेंज हुआ, पार्टनर्स का एड्रेस चेंज हुआ, किसी की डेथ हो गई, कोई भी है ना चेंज आया है, देन it must be informed to the registrar in a given form and along with the fees as may be prescribed. Subsection 3, okay, subsection 3 बात करता है जो अग्रीमेंट आपने एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से पहले किया हो। सो ऑन अ पर्टिकुलर डेट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड, है ना, कब होता है, जिस दिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ना, उस दिन से एलएलपी इनकॉर्पोरेट होता है। बट इन्हीं पार्टनर्स ने एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन होने से पहले कोई एग्रीमेंट किया था और अब वो उसको इंक्लूड करना चाहते हैं अपने नॉर्मल रेगुलेशंस या नॉर्मल प्रोविजंस में, अपनी डे टू डे लाइफ में उसको या डे टू डे गवर्निंग में उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, देन दिस अग्रीमेंट नीड्स टू बी रेटिफाइड। क्या करना पड़ेगा? रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब कंसेंट देना पड़ेगा। सारे पार्टनर्स बोलेंगे कि हमने इनकॉर्पोरेशन से पहले जो अग्रीमेंट किया था उसको भी हम कंसीडर करते हैं, उसको रेटिफाई करते हैं। वी डू रेटिफाई द सेम। ओके, पढ़ते हैं। एन अग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। कब हुआ है? एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से पहले। ओके, इट मे इम्पोज ऑब्लिगेशंस ऑन द एलएलपी। पॉसिबल है कि इसकी वजह से एलएलपी पे ऑब्लिगेशंस आते हो, बट वो ऑब्लिगेशन तभी वैलिड माने जाएंगे प्रोवाइडेड सच अग्रीमेंट इज रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब क्या कहा? टू गिव कंसेंट बाय ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स मिलकर अगर कंसेंट देते हैं तो ही उसको वैलिड माना जाएगा। ओके, नंबर 4, अगर कोई भी ऐसा मैटर हुआ जिसमें पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कोई भी चीज लिखी हुई नहीं है, अ मैटर अराइजेस in relation to which there is no mention in the partnership agreement। LLP का जो अग्रीमेंट हुआ था, LLP में पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में जो कुछ भी बातें लिखी हुई थी, पर हम कुछ मैटर लिखना भूल गए, मे बी एट दैट टाइम हमको ऐसा ख्याल नहीं आया होगा। ओके, देन सच मैटर्स मस्ट बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस इन द एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल। इसमें हमने पढ़ा था कितने शेड्यूल हैं? 4 है। ओके, तो उसका गवर्निंग, उसके लिए कौन सा प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा? द प्रोविजंस व्हिच आर गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अप टिल नाउ इज on the incorporation of LLP, whosoever had subscribed to the incorporation document will be considered as partner। उसके बाद भी अगर किसी को पार्टनर बनना है तो वो बन सकता है सब्जेक्ट टू एलएलपी अग्रीमेंट। उसके बाद हमने सेक्शन 23 में रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, दैट इज म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ा। सबसे पहली चीज क्या पढ़ा? अगर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में एक्ट में लिखा हुआ है तो एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब एलएलपी अग्रीमेंट एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, विच इज बट नेचुरल। ओके, नंबर 2, अगर आपके एलएलपी एग्रीमेंट में कोई भी चेंज आता है, आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा in such form along with such prescribed fees। नंबर 3, एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से पहले आपने कोई एग्रीमेंट किया है जिसकी वजह से एलएलपी पे ऑब्लिगेशन आता है, तो वो ऑब्लिगेशन तभी वैलिड माना जाएगा जब सारे पार्टनर्स उस एग्रीमेंट को रेटिफाई करते हैं। एंड नंबर 4, इफ about certain
mutual rights and duties, there is no mention in the LLP agreement. LLP agreement में हमने उसको mention नहीं किया है, then it must be governed according to the act. और act में भी कौन सा schedule? First schedule. Cessation of partnership interest. Cessation का मतलब क्या होता है? Coming to an end. Your partnership interest is coming to an end. Okay, ऐसा कब होगा? We very well know, है ना? कब भी कोई पार्टनर की डेथ हो गई, वो अनसाउंड माइंड का हो गया, उसने रिटायरमेंट ले लिया, या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, ओके, तो उन सब मैटर में उसका पार्टनरशिप इंटरेस्ट सीज हो जाएगा. बट उसका भी एक प्रोसेस है, हाउ टू सीज द पार्टनरशिप इंटरेस्ट. उसके बाद उसके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहते हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है. मोर और लेस दिस इज जस्ट द सेम एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके जैसा ही है. चलो स्टार्ट करते हैं. अ पर्सन मे सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एन LLP इन अकॉर्डेंस विथ एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में लिखा हुआ था जिस किसी को भी पार्टनरशिप में से निकल के जाना है, रिजाइन करना है, तो उसके लिए लोगों ने प्रोसेस लिखा है कि इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो. या किसी को भी रिटायर होना है तो वो किसी भी क्वार्टर के एंड में ही रिटायर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंडीशन रखा है, आपको रिटायर होना है तो 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर या 31 मार्च ऐसे ही रिटायर होना है, उसके पहले नहीं. ओके, ये रिटायरमेंट के लिए है, तो वो अकॉर्डिंगली फॉलो होना चाहिए. बट अगर आपने LLP एग्रीमेंट में किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट के रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं रखा है, आपने कोई भी चीज मेंशन नहीं की है, तो जिस किसी पार्टनर को रिटायर होना है उसको मिनिमम 30 डेज इन एडवांस इन राइटिंग बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ेगा. मतलब समझो कि अगर मैं किसी फर्म का पार्टनर हूं और LLP का पार्टनर हूं और मुझे वहां से रिटायर होना है, तो मैंने आज नोटिस दिया 26 जून, then I have to wait at least 30 days. मतलब मिनिमम 30 डेज का टाइम पीरियड होना चाहिए. तो if we are taking an approximate date like 25th of July, ओके, उससे पहले आपका रिटायरमेंट इफेक्टिव नहीं माना जाएगा. You have to be very clear. अगर LLP एग्रीमेंट में लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं लिखा है तो एक्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. एक्ट क्या कहता है? जिस किसी पार्टनर को रिटायर होना है उसको बाकी सारे पार्टनर्स को इन राइटिंग 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा कि मैं आज से 30 डेज के बाद रिटायर होने वाला हूं. ओके, चलो नंबर 2, कौन सी सिचुएशन में पार्टनर का इंटरेस्ट सीज हो जाएगा? ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, डिसॉल्यूशन ऑफ LLP, if any partner is declared to be of unsound mind, adjudged as an insolvent person. ओके, इन सारे केसेस में उस पार्टनर का इंटरेस्ट हो जाएगा सीज. मतलब क्या हो जाएगा? एंड, खत्म हो जाएगा. ओके, अगर ऐसा हुआ तो सेकंड में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसमें से एक भी चीज हुई तो क्या होगा? That partner will be known as a former partner. अभी वो क्या हो जाएगा? Former partner. Okay, and the former partner is to be regarded in relation to any person dealing with the LLP as still being a partner. भले वो फॉर्मर पार्टनर हो गया है बट थर्ड पार्टी अभी भी उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर मानेगा. अगर उसने फॉलोइंग एक्टिविटी नहीं की तो ओके, तो अगर वो फॉलोइंग एक्टिविटी कर देता है तो फिर उसको फॉर्मर पार्टनर ही माना जाएगा. कंफर्म पता चल जाएगा थर्ड पार्टी को भी कि अब ये पार्टनर नहीं है.
सी विच थिंग्स यू आर सपोज टू फॉलो. ओके, जो डील कर रहा है उसको पता है कि अब पर्टिकुलर पर्सन पार्टनर नहीं है. जो भी थर्ड पार्टी, मतलब से फॉर एग्जांपल फर्म का क्रेडिटर है, डेटर है, उसको पता है कि मिस्टर जयेश वाज अ पार्टनर बट नाउ ही इज अ फॉर्मर पार्टनर. He is a former partner. Or Mr. Jayesh has given a notice. Okay, and that notice is delivered to the registrar. इन दोनों में से कोई भी एक हो गया ना तो मिस्टर जयेश लायबल नहीं है. अगर ये दोनों नहीं हुआ तो मिस्टर जयेश अभी भी लायबल रहेंगे. मतलब थर्ड पार्टी ये सोच के डील कर रहा है कि मिस्टर जयेश अभी भी पार्टनर है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है. या तो थर्ड मिस्टर जयेश ने फॉर्म को नोटिस दिया ही नहीं है. इन दैट केस ही विल स्टिल कंटिन्यू टू बी लायबल इवन इफ ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म. तो इसके लिए कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा. ओके, चलो नंबर 4. The cessation of a partner from LLP does not by itself discharge the partner from any obligation to LLP or to the other partners or to any other person which he incurred while being a partner. ये तो बट ऑब्वियस है ना. कोई पार्टनर का रिटायरमेंट किसी पर्टिकुलर डेट पे हुआ, लेट्स से 25 जुलाई हमने जो डेट पढ़ा था वो, उस दिन से ये पर्टिकुलर पार्टनर रिटायर हो जाता है. तो इस दिन से पहले जो भी एक्ट हुए हैं उस एक्ट के लिए ये पार्टनर एलएलपी को भी लायबल होगा, बाकी सारे पार्टनर्स को भी लायबल होगा और थर्ड पार्टी को भी लायबल होगा. वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि अब मैं रिटायर हो गया हूं, मेरे सारे ऑब्लिगेशंस खत्म. Okay, now I am retired, all my obligations are completed, finished. ऐसा नहीं होगा. उसके पहले वाले obligations के लिए वो अभी भी लायबल होगा. एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, इस पार्टनरशिप फर्म ने या इस पार्टनर ने ही किसी के ट्रेडमार्क को कॉपी किया था, है ना. द पर्सन कॉपीड अ ट्रेडमार्क ऑफ समवन. अब जब ये कॉपी हुआ और ये रिटायर हुआ ना, तब तक जिसका ट्रेडमार्क कॉपी हुआ था उसको पता नहीं चला. बट इसके रिटायरमेंट के 1 साल के बाद पता चला कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो मेरा ट्रेडमार्क का कॉपी करके अपना बिजनेस चला रहा है. तो जिसका ट्रेडमार्क कॉपी हुआ था उसने एलएलपी के सामने केस किया कि आप मेरे ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल कर रहे हो. तो जिन जिन लोगों को ये पता होगा वो सब लायबल रहेंगे. उसमें ये रिटायर्ड पार्टनर भी होगा क्योंकि उसने खुद ये किया. तो कोर्ट केस रिटायरमेंट के बाद हुआ ना तो भी रिटायर्ड पार्टनर लायबल है, क्योंकि वो एक्ट कब हुआ था? जब वो पार्टनर था तब. द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क वॉज कमिटेड एट द टाइम when this person, जिसमें हमने एग्जांपल लिया है मिस्टर जयेश, was a partner. ओके, तो जब ये पार्टनर था तभी ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है. भले वो पता इन फ्यूचर चला है, केस इन फ्यूचर हुआ है, तो भी ये रिटायर्ड पार्टनर लायबल रहेगा. हम उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी, या कोर्ट उसको पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बोलेगा और जिसको लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करेंगे. So getting retired from the partnership does not mean you are getting retired from the obligations. अगर इन फ्यूचर आपके एक्ट के वजह से फर्म के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आया तो आपको लायबिलिटी फुलफिल करना पड़ेगा. नंबर 5, सबसेक्शन 5. Where a partner of an LLP ceases to be a partner unless otherwise provided in the LLP agreement. Okay, तो अदरवाइज देखो,
एलएलपी एग्रीमेंट में नॉर्मली रिटायरमेंट के बारे में लिखा होता है. नॉर्मली दे मेंशन अबाउट रिटायरमेंट. ओके, यहाँ पे अगर डेथ या इंसॉल्वेंसी या अनसाउंड माइंड हो जाने की वजह से वो फॉर्म में से निकल रहा है, वो तो बट ऑब्वियस है. जैसे ही किसी पर्सन की डेथ हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गया या वो अनसाउंड माइंड का हो गया, तो उसको फॉर्म में से निकलना पड़ेगा. बट फिर भी उसके कुछ राइट्स इंटैक्ट रहेंगे. शेल बी एंटाइटल्ड टू का मतलब क्या होगा? उसको कुछ अधिकार अभी भी मिलेंगे. क्या मिलेगा? उसका जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन था वो, और शेयर इन द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस. जैसे हम नॉर्मली डेथ या रिटायरमेंट के टाइम पे कैलकुलेशन करते हैं, है ना, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, राइटिंग ऑफ लॉसेस. ओके, उन सब के लिए उसका एंटाइटलमेंट रहेगा. ओके, अगर उसकी डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गया ना, इस केस में तो बट ऑब्वियस है, वो इंटरफेयर करने वापस तो आने वाला नहीं है. इस केस में वो अभी भी अलाइव है, बट स्टिल दैट पर्सन विल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर. उसका जो राइट है वो इसमें खत्म है. तुम्हारा मॉनेटरी जो राइट है वो ठीक है, तुम बिजनेस में इंटरफियर नहीं कर सकते. यू आर नॉट अलाउड टू इंटरफियर इनटू द पार्टनरशिप फर्म. ओके, so this section, that is section 24, was all about cessation of partnership interest. अगर आपका पार्टनरशिप इंटरेस्ट सीज होता है, okay, how a partner can retire if there is no provision in the LLP agreement, then what the act says, what are the other ways of getting retired or getting away from the firm: death, dissolution, unsound mindedness, insolvency. Okay. Retired partner will continue to be liable if he has not filed any notice or the third partner does not know that he is no more a partner. Number 4, रिटायरमेंट हो गया फिर भी आप जब पार्टनर थे उसके रिलेटेड फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन अराइज हुआ तो आपको लायबल रहना पड़ेगा. एंड नंबर 5, जो रिटायर्ड पार्टनर है, जिसकी डेथ हो गई है, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, उसके राइट्स क्या है वो हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट थिंग इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर्स. ओके, हम पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप डीड में या पार्टनर्स में या उनके किसी भी डिटेल में, है ना, स्मॉलेस्ट of the detail will be recorded, the change will be notified. इसको बताएंगे, है ना. We consider the registrar of company like a society entity, है ना. इनको सब पता होता है ना. there are certain persons जिसको सब पता होना चाहिए. तो हमारे लिए आरओसी एक उस पर्सन की तरह है जिसको हमें सब कुछ बताना पड़ेगा. वॉट एवर स्मॉल चेंजेस वी हैव मेड इन अवर पार्टनरशिप वी हैव टू इन्फॉर्म. लेट्स प्रोसीड विद द सेम. एवरी पार्टनर shall inform the LLP of any change in his name or address within a period of 15 days of such change. मतलब ये ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? पार्टनर का अगर नाम बदलता है, कई सारे लोग करवाते हैं, है ना, या तो उन्होंने जो एड्रेस पहले लिखवाया था उसमें कोई चेंज आता है, तो जिस दिन चेंज आता है उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपको एलएलपी को बताना पड़ेगा. ओके, that is one. Number 2, an LLP shall, where a person becomes, मतलब admission,
और सीजेस मतलब रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी। कोई आता है या जाता है, आपको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कोई आया है या कोई गया है। एंड where there is any change in the name or address of a partner, जो हमने अभी बताया था, file a notice with the registrar within 30 days of such change। अगर कोई भी पार्टनर अपना नाम या एड्रेस चेंज करता है, उसने पार्टनरशिप फर्म को 15 दिन के अंदर बता दिया है ना, तो वी से दैट उसने किसी भी एक डे पे, मान लो कि 15 सितंबर के दिन बताया कि मेरा नाम चेंज हुआ है या मेरा एड्रेस चेंज हुआ है, तो जिस दिन उसने एलएलपी को बताया वहां से लेके 30 डेज के अंदर एलएलपी किसको बताएगा? आरओसी को। व्हाट सबसेक्शन 3 सेज, जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, कि अगर ऐसा कोई चेंज आता है तो उसका पर्टिकुलर फॉर्म होगा, उसकी कुछ फीस होगी, उसके साथ करना पड़ेगा। ओके, ये जो भी फॉर्म है उस पे डेजिग्नेटेड पार्टनर का सिग्नेचर होना चाहिए और ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन मतलब कॉमन सील होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सी, काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई चेंज इनकमिंग पार्टनर से रिलेटेड है, मतलब 5 पार्टनर थे और नया पार्टनर, 6th पार्टनर इज कमिंग इन, तो हमेशा ऐसा याद रखने का कि पार्टनरशिप में कभी भी आप किसी को फोर्सफुली पार्टनर नहीं बना सकते। ओके, वो विलिंगनेस होगा तो ही पार्टनर बनेगा, तो उसका कंसेंट भी आपको फाइल करना पड़ेगा। ओके, जो भी नया पार्टनर फॉर्म में आया है उसका कंसेंट लेटर या परमिशन लेटर होना चाहिए, और उसमें उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि मैं अपनी खुद की विलिंगनेस के वजह से पार्टनर बना हूं। ओके, नाउ 4 and 5 ऑलमोस्ट सेम है। ओके, क्या चेंज है वो मैं आपको बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 and 5 इज इन रिलेशन टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस। आपको जो बोला गया है वो आपने नहीं किया, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन। जैसे आपको बोला गया था कि आपको 30 डेज में इन्फॉर्म करना है, आपके 30 डेज की जगह 40 डेज में इन्फॉर्म किया या इन्फॉर्म किया ही नहीं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रावेंशन। उन दोनों केस में मिनिमम 2000 पेनल्टी लगेगा, मैक्सिमम 25, यू कैन सी। पर इसमें फर्क सिर्फ इतना है, इधर सबसेक्शन 2 है, इधर सबसेक्शन 1 है। ओके, इधर एलएलपी के ऊपर और हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर पेनल्टी लगेगा, इधर पार्टनर के ऊपर ही लगेगा। अब ऐसा डिफरेंस क्यों है? Why is there such a difference? तो आप सेक्शन पढ़ोगे ना वापस, तब से समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 मतलब ये वाली बात है। ओके, उसमें किसकी जिम्मेदारी थी इन्फॉर्म करने की? पहले अगर मेरा एड्रेस चेंज हुआ है या मेरा नाम चेंज हुआ है तो मैं फर्म को बताऊंगा तो फर्म को पता चलेगा ना। पार्टनर का नाम या एड्रेस चेंज हुआ तो मैं बताऊंगा तब एलएलपी को पता चलेगा, और मैंने बताया नहीं, या तो बताया पर 15 दिन के बाद। आई डिड नॉट इन्फॉर्म और आई इन्फॉर्म्ड बट लेटर देन 15 डेज। ऑब्वियस है, गलती पार्टनर की है तो पनिशमेंट भी पार्टनर को मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? अगर गलती पार्टनर की है, जिसका नेम या एड्रेस चेंज हुआ है, उसने इन्फॉर्म नहीं किया है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब सबसेक्शन 4, ये सबसेक्शन 4 है, उसमें बात किसके की है? सबसेक्शन 2 की, मतलब किसकी? सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अगर कोई पार्टनर आता है या जाता है तो जिस दिन ये चेंज होता है
वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना है। ये कौन इन्फॉर्म करेगा? एलएलपी। ओके, बट हमने ये पढ़ा था कि जो भी लीगल कंप्लायंस है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? जैसा कंपनी में डायरेक्टर होता है वैसा यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। दिस इज वन ऑफ द लीगल कंप्लायंस, है ना। आरओसी को इन्फॉर्म करना इज अ लीगल कंप्लायंस। इसीलिए इस केस में जहां पे 30 डेज के अंदर कंपनी ने या फर्म ने इन्फॉर्म नहीं किया या डेजिग्नेटेड पार्टनर ने इन्फॉर्म नहीं किया, तो एलएलपी भी लायबल और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी लायबल रहेंगे। ओके, और उनका पेनल्टी होगा सेम 2000 to 25,000, हियर आल्सो सेम। नेक्स्ट प्रोविजन, ओके, any person who ceases to be a partner of LLP may himself file। मतलब वो नॉर्मली क्या होता है, मैंने रिटायरमेंट के लिए फर्म को नोटिस दिया 30 डेज का, ओके, और विद इन 30 डेज में रिटायर हो गया। अब ये जिम्मेदारी फर्म की है कि वो आरओसी को इन्फॉर्म करे, है ना। दो पार्ट में कम्युनिकेशन होगा, रिटायर्ड पार्टनर एलएलपी को बताएगा और एलएलपी आरओसी को बताएगा। बट जो भी रिटायरिंग पार्टनर है ना, जिसको रिटायर होना है, उसको अगर ऐसा डाउट है कि मैं तो फर्म को इन्फॉर्म कर दूंगा बट फर्म आगे इन्फॉर्म नहीं करेगा, ओके, तो वो खुद आरओसी को 30 डेज के अंदर अंदर बता देगा कि भाई मैं रिटायर हो चुका हूं, ओके। बट आरओसी के पास ये कंफर्मेशन गया, रिटायरमेंट का नोटिस गया, तो आरओसी मान लेगा ऐसा नहीं है। आरओसी किसके साथ कंफर्म करेगा? एलएलपी के पास से, ओके। बट अगर मेरा नोटिस, मतलब मैं रिटायर हो रहा हूं, तो मैंने भी नोटिस भेज दिया और एलएलपी ने भी नोटिस भेज दिया, तो आरओसी को शौक हो गया कि दोनों जगह से नोटिस आ गया, बात खत्म। और अगर सिर्फ मेरा नोटिस गया है तो आरओसी एलएलपी के पास से कंफर्म करेगा, 15 दिन के अंदर जवाब मांगेगा। अगर 15 दिन में जवाब नहीं आया तो वो इस चीज को कंफर्म करेगा।